गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जे नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। तो आज हम आपके सामने जो है लेकर आए हैं एक नया चैप्टर ऑफ जूलॉजी इन वन शॉट। हाँ, ये वन शॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम डिटेल में नहीं कवर करेंगे। 1.5 से 3 घंटे तक का ये हो सकता है लेक्चर, या ऐसा भी हो सकता है कि ये मैं लेक्चर्स में ही कर लूँ, बिकॉज मेरी जो है बैक जो बहुत पेन कर रही है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत जो लिख के लेके आया हूँ स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में जो था थ्योरेटिकल चीजें, ठीक है ना। जो हमारा मेन है कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कंट्रासेप्टिव मेथड्स, वो हम रिटर्न में खुद ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो उसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी खुद ही लिखा है वैसे तो। हाँ जी, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सबसे पहले तो मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ शुरू में बहुत पॉजिटिव होते थे, अब टॉक्सिक भी हो रहे हैं कुछ बच्चे। तो जी हाँ, उनको भी मैं रिप्लाई दूंगा, बट विद टाइम हम सब कुछ करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हम ये कह सकते हैं कि इस ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। दिस इज ए जनरल डेफिनेशन, जो आपको कोई भी एक जनरल आम आदमी जिससे आप पूछेंगे वो आपको यही डेफिनेशन बताएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, वर्बल डेफिनेशन जिसको आप कह सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उन्होंने क्या कहा, टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स मतलब अब 3 4 एस्पेक्ट हमने पढ़े ना, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, ठीक है ना, ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर वर्क करने चाहिए, और ये सारी चीजें जो है होनी चाहिए उसमें। अब देखो जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे वर्क करना, ये जो है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट, बिकॉज ये जनरेशन कंटिन्यूएशन में काम आएगा। अगर आप नेक्स्ट यूनिट जो आप पढ़ेंगे वो वाली कौन सी वाली, मेंडल वाली यूनिट है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, तो उसमें एवोल्यूशन में भी ज्यादा इसी के ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर ही वो रखा है उन्होंने, है ना। तो वो हम देखेंगे उस टाइम पे। अब प्रोग्राम्स कई चलाए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहला है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो 1951 में चलाया गया था, एंड इंडिया वाज द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू इंट्रोड्यूस सच प्रोग्राम्स। इसमें क्या था, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हमें बनानी है, ये इसका एक एम कह सकते हैं आप। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये सेकेंड प्रोग्राम था जो इंडिया में चला था। इसमें अवेयरनेस फैलाई गई थी अबाउट वेरियस थिंग्स, अबाउट सेक्स एजुकेशन, है ना, इन सब के बारे में। ऑडियो विजुअल्स दिखाए गए, प्रिंटेड मीडिया ने, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, ठीक है ना, उन सब ने बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी थी, ठीक है। पेरेंट्स, टीचर्स एंड रिलेटिव्स, इन्होंने मतलब रोल प्ले किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स एंड, अच्छा, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन देनी स्टार्ट कर दी गई। सेक्स एजुकेशन आप सबको पता ही है, जो आप अभी कर रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, वो एक तरह का एक सेक्स एजुकेशन में ही आता है, ठीक है। और मिथ्स वगैरह को क्लियर किया गया। बच्चों के जो मिथ्स होते हैं ना, मिथ्स मतलब एक ऐसी चीज जो ना हो, एक्चुअली में ये इसकी डेफिनेशन, मतलब मिथ, चलो मैं क्या ही कहूँ, ओके। इन्फॉर्मेशन अबाउट एसटीडीज, एड्स, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, इन सब के बारे में आपको बताया गया। अब देखो ये तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं ना सारा कुछ, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। एसटीडीज आपको पढ़ना है, एड्स के बारे में इन दिस चैप्टर एज वेल। इस चैप्टर में भी आपको कई सारी एसटीडीज के बारे में पता करना है, नाम वगैरह पढ़ने, सिर्फ उनके, हर्पस हो गया, ठीक है ना, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, एंड एड्स के बारे में आपको सेपरेटली भी पढ़ना है कि एड्स कैसे होता है, इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, सेपरेटली चैप्टर 11 माइक्रो, वो जो है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में पढ़ना है। अच्छा, एक और चीज, सिलेबस पे भी हम आएंगे, जो न्यू सिलेबस आया है उस पर भी हम आएंगे, बट एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर। मैं चाहता था ये लेक्चर लाइव हो, मैंने लाइव 2 बार शेड्यूल भी किया यूट्यूब पे, बट क्या हुआ, हो रहा था यहाँ से मैं ऐसा फोन रख रहा हूँ, ठीक है ना, पर वो पता नहीं क्यों ऐसा दिखा रहा है उल्टा करके, आई डोंट नो व्हाई। एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, चैप्टर 10 एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में बताया जा रहा था, मतलब पेरेंट्स वगैरह को, कपल्स को, कि बर्थ कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन को कम करना है। प्रेग्नेंट मदर्स के बारे में जो है उनको, उनकी केयर कैसे रखनी है, ये सब जो है इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाई जा रही थी। सेक्स अब्यूज एंड सेक्स क्राइम्स जो है वो बताया जा रहा था, मतलब सेफ टच हो गया, सेफ टच, बैड टच, इन सब के बारे में बताया जा रहा है। मेडिकल असिस्टेंस इन प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, अबॉर्शंस, कंट्रासेप्शंस, मेंसेस, इनफर्टिलिटी। अब ये सारी टर्म्स भी आपने पढ़ ली, प्रेगनेंसी पढ़ ली है क्लास पिछले चैप्टर में, डिलीवरी, पार्चुरेशन, यस वी हैव डन, एसटीडीज मैंने आपको बता दिया अभी पढ़ना है, अबॉर्शंस
वो भी आपने देखना है, उसका पूरा मैकेनिज्म वगैरह नहीं देखना, बस देखना है कि अबॉर्शंस भी करवाए जाते हैं, उसको बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड। मतलब अबॉर्शन अगर फीमेल चाइल्ड का करवा रहे हैं और इसलिए क्योंकि वो फीमेल है, दैट इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड, और उनकी डेथ हो रही है ज्यादा, मतलब फीमेल कम हो गए ना इससे। कंट्रासेप्शन, ये भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। मेंसेस पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। इनफर्टिलिटी, ये भी इसी चैप्टर का टॉपिक है। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में। ओ माय गॉड, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि मेरी बैक बहुत दुख रही है। मैंने बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है कहाँ पे, एमनियोटिक सेल में, राइट। तो वो हम यूज करते हैं एक बेबी का या एक फीटस का, जिससे हम उसके जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो टेस्ट कर सकें। पर इसका एक गलत यूसेज भी होने लग पड़ा, वो देखने लग पड़े कि मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। तो मेल फीमेल में से फीमेल को किल किया जाने लगा। आपको पता ही है सोसाइटी में टैबूज मिथ्स वगैरह होते हैं कि फीमेल चाइल्ड, ठीक है, इज नॉट गुड। जेनेटिक डिसऑर्डर, अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी आपको पढ़ने हैं, और कौन से चैप्टर में पढ़ने हैं, मेंडल वाले चैप्टर में। इसका मैं नाम आपको बता देता हूं, जैसे सिकल सेल अनीमिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है ना, थैलेसीमिया। ये चलो आप यहाँ पे एक ही लिख लेते हैं ना अभी के लिए, एटसेट्रा लिख देता हूँ, बिकॉज आपको पढ़ने तो है ही है वो उस चैप्टर में, ठीक है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसको एक और नाम देते हैं RCH, RCH, दिस इज नॉट CRCH, इट इज RCH, ओके। फिर आपके पास आया पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह का एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में। इसमें क्या लिखा है कि पॉपुलेशन जो थी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, दिस इज व्हाट अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो 2 बिलियन थी 1900 में, फिर अचानक देखो 6 बिलियन 2000 में, मतलब कितने साल हो गए, लगभग 100 साल में, तो वन जो है सेंचुरी। 7.1 बिलियन, देखो एक और बिलियन बढ़ गया 2011 में, सेंचुरी सेंचुरी में बिलियन बढ़ते जा रहे हैं, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो बहुत बड़ा बूस्ट हो गया। अच्छा नहीं, ये सेंचुरी थोड़ी हुआ, तो 10 साल का पीरियड हुआ, ओके। फिर ये इंडिया की बात हो रही है, ये क्या है, ये क्या है, अच्छा इंडिपेंडेंस। इंडिया में 350 मिलियन था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, फिर 1 बिलियन हो गया, नियरली अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन 2000 में। अब देखो 1947 से 2000 में देखो कितना बूस्ट आया है, 750 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, ओके। 2011 में 1.2 बिलियन होगी, मतलब 0.2 बिलियन बढ़ गई, देखो 10 साल में। अब ये जो पॉपुलेशन है ये किस चीज पे डिपेंड होती है, बर्थ रेट, डेथ या मोर्टेलिटी रेट, देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करती है, एंड साइज ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एज। अब देखो ये भी मैं आपको डिटेल में ही करवाऊंगा, पहले मैं देखो कितना टाइम, ओ यार भाई जो पेन हो रही है ना बैक में, इट इज अनकंट्रोलेबल। बर्थ अनबियरेबल, बर्थ रेट का मतलब क्या है, कितने जो हैं, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं एक साल में, 1000 से डिवाइड कर दो उसको, ठीक है, मतलब पर 1000 इंडिविजुअल। तो बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल विच आर बॉर्न पर ईयर पर 1000 इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। मतलब अगर हम 1000 इंडिविजुअल्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो उन 1000 में से ऐसे कौन से हैं जो पिछले एक साल में जन्म हुआ जिनका, और उस एक साल में भी, हाँ, मतलब उनको हम कहेंगे इन बर्थ रेट, या हाँ बर्थ रेट को हम और क्या कहते हैं, नेटालिटी रेट, नेटालिटी रेट। जैसे यहाँ पे मोर्टेलिटी है, यहाँ पे डेथ रेट है या मोर्टेलिटी रेट है, यहाँ पे नेटेलिटी रेट या बर्थ रेट। डेथ रेट मतलब ऐसे ही डेथ कितने हो गए 1000 इंडिविजुअल्स में से, जैसे हमने 1000 इंडिविजुअल को कंसिडर कर लिए, पिछले एक साल में उनमें से कितने डेड थे, कितने डेड हो गए, उनका नंबर हम कहेंगे डेथ या मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है IMR। IMR मींस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब, अब देखो मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, ये तो हो गया डेथ कितनी हुई। अब इन्फेंट की डेथ कितनी हुई, मतलब कि न्यू बॉर्न की डेथ कितनी हुई, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पिछले एक साल में पर 1000 न्यू बॉर्न्स कितने न्यू बॉर्न डेथ हुई। अब MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। पहले देखिए यहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो कोई भी नहीं, फोटो में तो आएगा ही। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब कितने मदर्स जो हैं डिलीवरी के टाइम पे डेथ हो रही है उनकी, या आफ्टर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड उनकी डेथ हो रही है।
ओके। 2011 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है इट वाज लेस देन 2%। 2% से भी कम था पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट, मतलब पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रही थी इतने अच्छे से। अब उसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगी, जब बर्थ रेट ज्यादा होगा, जब डेथ मोर्टेलिटी रेट कम होगा, या जब आईएमआर ज्यादा होगा, एमएमआर ज्यादा होगा। ओए, तो कम होने चाहिए ना, ये तो डेथ रेट है। आईएमआर कम होगा, एमएमआर कम होगा, ठीक है, इनको कम होना है और इनको ज्यादा होना है, तो ही हम कह सकते हैं कि ओ माय गॉड यार, दिस पेन इज अनबियरेबल। ओके, तो ही हम कह सकते हैं कि जो है आपके पास पॉपुलेशन का जो साइज है या पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो अच्छा है या इंक्रीज कर रहा है, या साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है ओ यार इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये चलो आपको अगले पेज पे लिखवा दूंगा, अगले उस पे, ठीक है। नेक्स्ट, इस सब को, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इसको ओवरकम कैसे करेंगे, इसके भी कई सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमने स्मॉलर फैमिलीज को गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स देना स्टार्ट कर दिए, मतलब पेमेंट देनी स्टार्ट कर दी कि छोटा परिवार है तो उसको हम अपनी तरफ से पेमेंट देंगे, ठीक है। मेल के लिए मैरिजेबल एज 21 ईयर्स कर दी, फीमेल के लिए 18 ईयर्स कर दी, ये मैरिजेबल एज है, ओके। कंट्रासेप्शंस प्रमोट किए गए, जैसे कंट्रासेप्शंस आपने कई सारे पढ़ने हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा ही। अगला टॉपिक कंट्रासेप्शन दिए, पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। आई होप सो आप इसको नोट कर लेंगे जल्दी से जल्दी। ओके, ओए तो सॉरी, हिल गया शायद, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, ये आपका ना स्टार्टिंग में 2 पेजेस में दिया हुआ है इस चैप्टर में, ओके ना। शिट शिट शिट, होली प्लेस होता है भाई, क्या यार मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो एक पेज पे ही मैंने आपको काफी कुछ बता दिया, ठीक है। इसको हम लिखने बैठते, थ्योरेटिकल चीजें हैं, आधी चीजें तो मैं ही भूल जाता कि मुझे बताना क्या क्या था। अब हम आएंगे बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब कैसे इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन साइज को। बर्थ रेट ज्यादा है, दैट मीन्स पॉपुलेशन का साइज भी ज्यादा है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डेथ रेट ज्यादा है, दैट मीन्स पॉपुलेशन का साइज कम होगा, बिकॉज डेथ रेट अगर ज्यादा है तो मतलब ज्यादा बंदे मर रहे हैं, ठीक है ना, तो पॉपुलेशन तो कम ही हुई। आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अगर ज्यादा है, तो बच्चों की डेथ हो जा रही है लास्ट ईयर में, मतलब आफ्टर देयर बर्थ, डेथ रेट न्यूबॉर्न का ज्यादा है, दैट मीन्स जो है क्या, पॉपुलेशन साइज जो है वो, आईएमआर ज्यादा है तो कम होगा। एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर ज्यादा है तो ही पॉपुलेशन का साइज कम ही होगा ना, बिकॉज अगर ज्यादा मदर्स की डेथ हो रही है तो भी पॉपुलेशन का साइज जो है वो कम ही होगा, तो इसको नोट कर लो। Then we will be moving towards the next topic, which is contraceptive devices. Note it down. Let me have some water. Oh my god, पानी भी नहीं है भाई आज तो। चलो पानी भी नहीं रखा कमरे में, बाहर जाके लेके आना पड़ेगा, इतने में कर नहीं पाऊंगा अभी, या किसी को आवाज लगा के बुला लूं, और फिर चलो कोई नहीं। Oh my god, oh my god, this pain is getting unbearable। हाँ तो अब लिखिएगा। अच्छा एक और चीज, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, वैसे इसी में ना, इसी पेजेस पे सहेली के बारे में भी दिया होगा, सहेली टैबलेट, ठीक है ना, वो भी हम आगे करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया। बिफोर मूविंग टू कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, लेट्स रीड द एनसीईआरटी फॉर दिस चैप्टर टिल हियर। हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, देखिए स्टार्टिंग से देख रहे हैं। सबसे पहला पेज नंबर 58 57 पे आइएगा, साथ साथ में मार्क कर लेना, इसमें मैंने भी कुछ मार्क नहीं किया तो मैं भी साथ साथ में मार्क कर ही लेता हूँ। वेयर इज, so let me take out my highlighter as well। आप भी अपना हाइलाइटर या कुछ जो जिससे आप लिखते हैं, हाइलाइटर, पेंसिल या पेन, जो भी आप यूज करते हैं अपनी बुक पे, वो निकाल लें। हम्म,
छोटा सा चैप्टर है इसलिए वन शॉट में मैंने बोला कर सकते हैं। पेज 57 पे देखिएगा। ओ याओ, झुकना पड़ रहा है भाई। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में लिखा WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग दिस, वो उसको हम कहेंगे हेल्दी सोसाइटी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, यहाँ पे आइए। सबसे पहला 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम देखो, ठीक है ना। इसने क्या किया, वाइडर रेंज को लिया, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव एरियाज में इसने काफी काम किया और फिर अभी भी ऑपरेशन में है, पर अब इसको जो नाम जो है किसके अंडर कर दिया गया है, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंडर कर दिया गया है। इसमें क्या था, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडेड फैसिलिटीज सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव। ये सबको बताइए यार। अब देखो नेक्स्ट में ऑडियो विजुअल्स, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज सॉरी, अगली लाइन पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, इनका मेजर रोल। नेक्स्ट सेक्स एजुकेशन का रोल, सेक्स एजुकेशन जो है इसको इनकरेज कर दिया गया। यार यहाँ पे कुछ है नहीं रखने को यार, आगे मेरी बैक दर्द हो रही है और कुछ है भी नहीं रखने को। ठीक है, आगे देखिए। राइट इन्फॉर्मेशन टू यंग टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग इन मिथ्स, देखो मिथ्स से हटाने के लिए, ठीक है ना। मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हटाने के लिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, STDs, एड्स, ये सब। ठीक है, पीपल, लोगों को एजुकेट करना, स्पेशली फर्टाइल कपल, अबाउट अवेलेबिलिटी, नहीं अवेलेबल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स, देखो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे करनी है, पोस्ट नेटल केयर टू द मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ठीक है, ये सब आपको करना है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, कि अनकंट्रोल हो रही है पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, सेक्स अब्यूज के लिए, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के अगेंस्ट उनको क्रिएट करना, उनमें आप अवेयरनेस लेके आनी है, बस आपको स्टेप्स लेने हैं टू प्रिवेंट देम, और एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी आपको बनानी है। ओके, सबसे ज्यादा ऐसे क्राइम्स राजस्थान में होते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन दिस, हाँ तो इसमें क्या क्या चाहिए हमें, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, मटेरियल सपोर्ट, ये सब हमें चाहिए है। और देखो STDs, अबॉर्शन, कंट्रासेप्शन, इन सब के बारे में आपको बताना है लोगों को। ठीक है ना, बेटर टेक्निक्स इंप्लीमेंट करनी है, न्यू स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी है। देन स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, इसका मतलब क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, के लिए इसको हमने रोक दिया, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रोका है, बाकी चीजों के लिए अभी भी होता है ये शायद। ठीक है, फीमेल फिटिसाइड के लिए मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन आपको प्रमोट करना है। ओके, एमनियोसेंटेसिस में देखो क्या लिखा हुआ है, फीटल सेल्स को एनालाइज करना है, डिसॉल्व सब्सटेंसेस को एनालाइज करना है एमनियोटिक फ्लूइड की मदद से। दिस इज यूज्ड टू टेस्ट द वेरियस डिसऑर्डर्स, जैसे हेमोफीलिया हो गया। ओ मैंने कुछ और ही कह दिया था शायद, मैंने थैलेसीमिया कह दिया था भाई, वो तो है ही नहीं जेनेटिक डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, ओके ना। तो ये सब आप देखिए यहाँ पे। ओ यार मेरी बैक में ना भाई पता नहीं क्या हो गया अचानक से, जो इतनी ज्यादा दर्द जो है शुरू हो गई। हम्म, आगे देखिए नीचे, मैं थोड़ा सा ना, मतलब नीचे कुछ बुक के लिए नीचे रखने के लिए देख रहा हूँ, तो अब मैं रीड करता हूँ। रिसर्च करी गई, अच्छा ये तो हमने अभी पढ़ना है सहेली के बारे में यहाँ पे, ये हमने अभी पढ़ना है। ओके, तो अब हम आ रहे हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल पे। देखो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन के डाटा दिए हुए हैं, 2 बिलियन इन 1900, 6 बिलियन बाय 2000, 7.2 बिलियन इन 2011, वर्ल्ड पॉपुलेशन दी हुई है। इंडिया में भी ऐसा ही कुछ था, 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 2000 में बिलियन हो गया, और 1.2 बिलियन मई 2011 में हो गया। रैपिड डिक्लाइन हो रही है डेथ रेट में, डेथ रेट बहुत कम होता जा रहा है, मैटरनल रेट बहुत कम हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, इसलिए जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, फिर थ्रू आर RCH प्रोग्राम, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को तो कम कर चुके हैं, बट इट वाज ओनली मार्जिनल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिर्फ कितना था, लेस देन 2%। ठीक है, हमें कम ही करना है इसको। आगे
सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, तो हमें फूड, शेल्टर और क्लोथिंग का दिक्कत हो सकता है। अगर उन्होंने दिया है नीचे वाले, देखिए नीचे यहाँ पे, स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज 18 ईयर्स फीमेल एंड 21 ईयर्स मेल, इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स फॉर स्मॉल फैमिली एंड और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आगे इन्होंने बताया और वो हमें अभी कवर करना है। ओके, सो नाउ गिव अ हेडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। सबसे पहले हेडिंग देना आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस? क्या ये कोई ऐसा डिवाइस है जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो? नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो होगा, बट प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो यही है सबसे पहले तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आइडियल कौन सा है? जो कि सस्ता होगा, इजीली अवेलेबल होगा, चीप होगा और प्रिवेंट करे प्रेगनेंसी को। ऐसा थोड़ी है कि हम उसको यूज कर रहे हैं, प्रेगनेंसी फिर भी प्रिवेंट नहीं हो रही। रिवर्सिबल हो, मतलब ऐसा तो नहीं हो कि एक बार हो गया तो फिर मतलब कोई भी अगर चाह के भी पेरेंट बनना चाहे तो वो बन ना पाए। ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए। एक मिनट। और यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है ना? और क्या क्या हो सकता है? यूजर फ्रेंडली मतलब ऐसा नहीं है तो कोई उसको यूज करना चाहे तो इजी टू यूज, इजी टू यूज भी लिख लो, इजी टू यूज। हाँ, साइड इफेक्ट्स लीस्ट होने चाहिए, साइड इफेक्ट्स शुड बी लीस्ट। और हमारी नॉर्मल वर्किंग जो है बॉडी को, उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। नॉर्मल बॉडी वर्किंग अनअफेक्टेड। ओके, तो ये है आपका आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस या आइडियल कंट्रासेप्टिव जो हम यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आफ्टर इवन आफ्टर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अब देखना हमारे पास कई तरह के मेथड्स हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स, टाइप्स हैं मतलब। ठीक है, ओ माय गॉड भाई साहब, जो पेन हो रही है ना। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, एक है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मींस इनको हम दोबारा से मतलब उनको ये ऐसा हाँ, नॉन रिवर्सिबल लिख लो, नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब है टेम्पररी एंड नॉन रिवर्सिबल मींस परमानेंट। नॉन रिवर्सिबल के बारे में आपने क्लास 11th में भी सुना होगा और इनमें से भी कई आपने सुने होंगे। तो पहले हम नॉन रिवर्सिबल में दो आपको पढ़ने हैं, ट्यूबेक्टोमी एंड वोसेक्टोमी। वोसेक्टोमी, वोसेक्टोमी होगी मेल इन मेल एंड ट्यूबेक्टोमी जो कि होगी इन फीमेल। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। रिवर्सिबल में आपको जो है ओह माय गॉड कई सारे मेथड्स पढ़ने हैं। नेचुरल, बैरियर, केमिकल, ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ओरल मतलब जो हम खा सकें, हम नहीं खाएंगे तो फीमेल्स में ये यूज होता है। नेचुरल, बैरियर, केमिकल, ओरल और आई से रह गए ना, आई से इम्प्लांट्स और आईयूडीज या आईयूसीडीज, मतलब सेम ही है दोनों का। कितने हो गए चेक करो, 1 2 3 4 5 6। यस, ओके। हाँ, तो NBCOII ऐसा कुछ ट्रिक बना के याद रख लेना। नेचुरल, बैरियर, केमिकल, ओरल, इम्प्लांट्स, आईयूडीज। अब आपको इनमें भी कई सारे टाइप्स हैं, इनमें भी कई सारे टाइप्स हैं। जैसे नेचुरल में भी आपके 3 तरह के हैं। ठीक है, एक तो हो गया कि आप टाइम देखें,
या डे देखें ओव्यूलेशन का, प्रेगनेंसी, अब डे ऑफ ओव्यूलेशन तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, 14 घटा देना पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में से। यार एक तो डे ऑफ ओव्यूलेशन मिल गया, और आप जिस दिन ओव्यूलेशन हो रही है उसी दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो आप प्रेगनेंसी हो जाएगी फिर तो, मतलब आप उन दिनों को छोड़कर बाकी दिन में करिए, ठीक है। बैरियर मेथड में हम कई सारी चीजें, फिजिकल चीजें जो है वो यूज करते हैं, जैसे हो गया कंडम्स हो गए, ठीक है, डायफ्राम्स बाय फीमेल, सर्वाइकल कैप्स। केमिकल मेथड मतलब जैसे कुछ क्रीम्स हो गया, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स वगैरह यूज करना है। ओरल मेथड फीमेल में होता है, ये पिल्स वगैरह खाते हैं, जैसे सहेली एक पिल है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे कॉन्डम की एक टाइप, अब वो बताइए आपको कंपनी, निरोध कंपनी, ठीक है। इम्प्लांट्स भी फीमेल में यूज होती हैं, सबडर्मली, वो अपनी स्किन के अंदर अब वो उसको लगा लेती हैं, और ये उसके हार्मोन्स में साथ थोड़ा बहुत बदलाव करता है, सब देखेंगे। आईयूडीज, आईयूसीडीज, ये भी आपके जो है फीमेल में ही यूज होंगी, इसमें उनके यूटरस के अंदर कुछ डिवाइसेस लग जाएंगे, ओके। और ये वो खुद नहीं लगा सकती, मतलब ये यूजर फ्रेंडली तो नहीं है, इनको बाहर उनको किसी डॉक्टर से लगवाना है। ये आपके पास एक टॉपिक है। आफ्टर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस आपको पढ़ना है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि अगर मान लो प्रेगनेंसी हो भी गई तो भी हमें उसे हटाना है, तो कैसे हटा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं उस प्रेगनेंसी का, वो भी हम देखेंगे, तो अबॉर्शंस कह सकते हो आप उसको, ठीक है। आफ्टर एमटीपीज आपको पढ़ना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या एसटीआईज, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है ना, उनके बारे में आपको पढ़ना है। एंड आफ्टर दैट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। नोट कर लो इसको, ओके। आई एम रबिंग इट डाउन। अब हम क्या करेंगे, नेचुरल मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम नॉन रिवर्सिबल वालों को पढ़ लेते हैं, परमानेंट मेथड्स को, टेम्पररी मेथड्स को पढ़ लेते हैं, रिवर्सिबल वालों को, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स नॉन रिवर्सिबल मेथड्स। तो नेचुरल मेथड में मैंने आपको कहा कि 3 तरह के हैं। नेचुरल मेथड, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, मीन्स हम कैलकुलेट करें किस दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी ना हो, मतलब एक मिनट यार, पहले इसी में चालू करूं, ठीक है ना, किस दिन प्रेगनेंसी नहीं होगी। देन है लैक्टेशनल एमनियोरिया, लैक्टेशनल एमनियोरिया, मतलब आपको पता है इनिशियली जब लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनमें कोई हार्मोन्स जो है वो हाई होते हैं, जो जीएनआरएच को, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक दे देंगे, जैसे एलएच और एफएसएच जो है रिलीज नहीं होगा, तो फिर ओवुलेशन ही नहीं होगी, ओवुलरी ग्रोथ ही नहीं होगी, तो उस टाइम पे भी जो है इंटरकोर्स कर सकते हैं। आपके पास ओवुलेशन ही नहीं होगी तो कैसे प्रेगनेंसी होगी, ठीक है ना। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, लैक्टेशनल एमनियोरिया, और विड्रॉल मेथड, विदड्रॉल मेथड, विदड्रॉल मेथड, हमें इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। इसका एक और नाम भी है, इसका एक नाम और है विड्रॉल मेथड का, कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस। अब ये सारे परमानेंट टेम्पररी मेथड हैं, मतलब कि इन सब में, अब आप एक एक चीज लिख लो इन सब में, है ना, नो श्योरिटी ऑफ, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें 100% श्योरिटी होगी। नो मेथड इज 100% श्योरिटी, नहीं, इज 100% ड्यूरेबल, ड्यूरेबल भी नहीं कहते, श्योर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इवन आफ्टर कॉइटस, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% इफेक्टिव हो। विड्रॉल मेथड में आप एक पॉइंट लिखिएगा, इट इज लीस्ट इफेक्टिव, ये सबसे कम इफेक्टिव है। एंड लैक्टेशनल एमनियोरिया में आप लिखना लीस्ट साइड इफेक्ट्स, कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं होते, मतलब बहुत ही कम होते हैं, ठीक है ना। वैसे साइड इफेक्ट्स तो इन सबके किसी के भी नहीं होंगे ज्यादातर। अब हम लिखते हैं पहला, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कहाँ गया, इसमें क्या है, अब आपको पता है स्पर्म की लाइफ कितनी होती है, लाइफ ऑफ स्पर्म इज 3 days एंड ओवम इज 1 day, ठीक है, ये आपने पहले पढ़ लिया है। अब देखो इससे आपको कैलकुलेट कर लेना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर है 28 days का, पहले हम जनरल केस ले लेते हैं ना,
28 डेज का है, तो ओव्यूलेशन कौन से दिन होगी? ओवेशन नहीं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होगी 28 माइनस 14 यानी 14th डे। तो हम दिन देख लेते हैं। अब देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब मैं बनाऊंगा ओवम, ग्रीन से बना रहा हूं ओवम। देखो 14th डे ओव्यूलेशन हो गई, ये आ गया आपके पास ओवम। अब ओवम तो सिर्फ 14th डे ओव्यूलेशन हो गई, तो 14th टू 15th डे के बीच में ही आपके पास ओवम मिलेगा। अब देखो स्पर्म जो है, स्पर्म मैं बना रहा हूं ब्लैक से। मान लिया स्पर्म आया 11th डे तक, 11th 12th 13, 3 दिन स्पर्म किल्ड, तो इसमें नहीं होगी प्रेगनेंसी। 12th डे अगर स्पर्म आया तो 1 2 दिन 3 दिन तक ये रहेगा जिंदा, तो 14th डे तक जिंदा रहेगा, मतलब ये कर सकता है प्रेगनेंसी, ये करेगा प्रेगनेंसी। जो इसी दिन है वो भी करेगा प्रेगनेंसी, जो इसके 1 दिन बाद है ये भी प्रेगनेंसी करेगा, बिकॉज इसकी लाइफ भी तो 1 दिन की है, तो 14 टू 15 डे तक तो ये रहेगा ना। और इसके बाद तो स्पर्मी मतलब मान लो 16th डे आ रहा है, 14th डे ओव्यूलेशन हो चुका, तो इसका लाइफ ही नहीं बची ओवम की। ठीक है, यहां पे देखना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्पर्म विल डाई टिल ओव्यूलेशन। इसमें क्रॉस का कारण ये है, यहां पे क्रॉस का कारण क्या है? ओवम विल डाई, यहाँ पे ओवम जो है वो चला जा चुका होगा, ठीक है ना, इस दिन तक, इन दोनों दिनों में। तो ये इसको हम कहते हैं सेफ पीरियड मेथड या पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि सेफ पीरियड कब है या सेफ टाइम कब है जो हम कोइटस कर सकें। देखो जिस दिन क्रॉस है, मतलब जिस दिन प्रेगनेंसी नहीं होगी उस दिन हम कोइटस करें। अब देखो इसके भी कई सारे वो हैं, मतलब मान लो किसी फीमेल में हार्मोनल चेंजेस के कारण जो उसका 28 डेज का था वो 27 डेज का हो गया, तो एक आधे दिन का फर्क पड़ गया, यहाँ पे ओव्यूलेशन में भी फर्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उसी कारण से मतलब इसमें इतना श्योरिटी नहीं है। लैक्टेशनल एमिनोरिया पे आते हैं इसके बाद, इसको नोट कर लो, देन विल बी कमिंग टुवर्ड्स लैक्टेशनल एमिनोरिया। एक मिनट, यस, आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। लैक्टेशनल एमिनोरिया पे आते हैं। ओ माय गॉड, मेरी पीठ जो है ना इतनी ज्यादा दुख रही है ना, मैं क्या ही बता सकता हूँ। लैक्टेशनल एमिनोरिया, बोले अपने दुखड़े हमें क्यों सुना रहे हो ऐसे ही यार। लैक्टेशनल एमनियोरिया, ये डिटेल्ड वन शॉट है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला था वो तो ऐसे ही था ना, जस्ट रिवीजन। ये डिटेल्ड लेक्चर है आपका, जो रेगुलर बैच का लेक्चर है, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, एमनियोरिया, इसमें क्या है, इन लैक्टेटिंग मदर्स, लैक्टेटिंग मतलब जो मिल्क फीड या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूं अपने बेबीज को, इन लैक्टेटिंग मदर्स टिल 6 months देयर इज नो ओव्यूलेशन, देयर इज नो ओव्यूलेशन as prolactin is high, प्रोलैक्टिन हाई है, it gives negative feedback to FSH and LH, FSH and LH। अब देखो इसमें आपका पिछला चैप्टर भी थोड़ा बहुत यूज हो रहा है, FSH मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला मेनली यूज हो रहा है। FSH जो है वो फॉलिकल्स की ग्रोथ में होता था, फॉलिकल्स ग्रोथ में, तो अगर इसको नेगेटिव फीडबैक दिया तो अब होगा ही नहीं ना ये। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फीमेल में इट वाज यूज्ड फॉर ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर, यानी कि ओव्यूलेशन में काम आता था। ओव्यूलेशन में काम आता था तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा ना, नो ओव्यूलेशन नो प्रेगनेंसी। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो आप जितना मर्जी कोई टेस्ट कर लो, प्रेगनेंसी कैसे हो जाएगी। नेक्स्ट इज आफ्टर लैक्टेशनल एमनोरिया देयर इज विड्रॉल मेथड, विड्रॉवल मेथड। विड्रॉल मेथड में क्या है, इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये बहुत ही कम इफेक्टिव है, मतलब ये मेथड यूज करने के बाद भी प्रेगनेंसी हो जाए इसके देयर आर 90% चांसेस, ठीक है। तो पहले इसका मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है। मेल पार्टनर, जो कोइटस में मेल पार्टनर है, पार्टनर हाँ ठीक तो था,
मेल पार्टनर, NER आता शायद, टेक्स हिज पेनिस अवे बिफोर इंसेमिनेशन, या विड्रॉज हिज पेनिस लिखो, विड्रॉज द पेनिस अवे बिफोर इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के पहले ही, इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म रिलीज होना, स्पर्म रिलीज होने के पहले ही जब मान लो उसको अर्ज हो गया, उसमें उसकी यार जब उसकी बॉडी में अर्ज हो गया इसका कि स्पर्म रिलीज होने वाला है, उस टाइम में उसको पता चल गया कि स्पर्म रिलीज होने वाला है, तो वो पेनिस को हटा लेगा, पेनिस हटा लिया। और इसकी सबसे मतलब अब आपको पता ही है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स में देखो ऐसे होता है ना, इसको थोड़ा और बेटर, ओ माय गॉड, जय श्री राधे जय श्री श्याम, कैसे बनाऊं, देखो सर्वाइकल कैनाल, वजाइना, सर्विक्स, ठीक है, ऐसे बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पे उसका पेनिस होगा, राइट, हियर इज द पेनिस, तो इंसेमिनेशन होने से पहले पहले वो इसको हटा लेगा, ओके। So this is what we call as male partner withdraws the penis away before insemination, और इसकी सबसे ज्यादा कम इफेक्टिव है ये वाला मेथड। नाउ लेट्स रीड द एनसीईआरटी एज वेल, इसकी भी एनसीईआरटी साथ में हम कवर करते जाएंगे, ओके। मूव टू पेज नंबर 59 इन एनसीईआरटी। सबसे पहले आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इसको लिखते जाओ यार, क्या हो रहा है आज। यूजर फ्रेंडली है, लीस्ट इफेक्टिव, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, नो लीस्ट, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, in no way interfere with sexual drive, desire और sexual acts of user। मतलब सेक्सुअल एक्ट तो अभी भी होएगा ही ना। अ वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज होते हैं, ये तो आपको पता ही है। आगे चलिए, टाइप्स के नाम बता दिए उन्होंने पीछे, बस हम पढ़ने हैं वो। नेचुरल मेथड में देखो क्या लिखा हुआ है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस सबसे पहले दिया हुआ है। इट इज वन सच मेथड इन विच कपल्स अवॉइड और एब्सट्रेन द कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंसेस। डे 10 to 17 में वो हटा लेंगे, वो प्रेगनेंसी वो नहीं करेंगे कोइटस, ठीक है। बिकॉज अगर मान लो किसी में, किसी फीमेल में एक आधा दिन पीछे आगे पीछे हो गया ओव्यूलेशन, क्यों, बिकॉज आपको पता है ना कितना होता है, 28, 29 या 27 डेज का हो सकता है आपके पास, मतलब इससे 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है ना 28 से मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उस दिन मतलब उसमें से 14 माइनस करके आपको ओव्यूलेशन का डे मिल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने जनरल नंबर लिख दिया, 10 से 17 दिनों में आपको नहीं करना है, 10th to 17th डे में आपको नहीं करना है कोइटस साइकिल, व्हेन द साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज उस टाइम पे ओव्यूलेशन हो सकती है। एज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई, इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, इसको हम फर्टाइल पीरियड भी बोल देते हैं। बाय एब्स्ट्रेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग द पीरियड कंसेप्शन शुड बी प्रिवेंटेड, कुड बी प्रिवेंटेड। तो हम इस टाइम में ना करें कोइटस, तो उससे जो है कंसेप्टिव डिवाइस, इसको हम कंट्रासेप्टिव डिवाइस कह सकते हैं। Withdrawal or coitus interruptus is another method in which male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. Lactational amenorrhea, ये तो मैंने आपको बता दिया ना। Absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the periods, during the period of इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, मतलब पार्चुरेशन के बाद जो लैक्टेशन होती है उस टाइम पे आपके पास पीरियड्स नहीं होते, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, तो फिर ऑफ कोर्स ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। तो जब तक जो है मदर चाइल्ड को ब्रेस्ट फिल कर रही है, ब्रेस्ट फीड कर रही है, तब तक उस टाइम में आपके जो है अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर चांसेस निल है कंट्रासेप्शन के, सॉरी कंसेप्शन के, कंसीव करने के। However, this has been reported to be very effective up to a maximum period of 6 months of parturition। देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया तो है 6 months के लिए। As no medicines or devices are used in these methods, side effects are almost nil. Chances of failure are also high। Chances of failure तो हाई है, बट इन सबके जो है साइड इफेक्ट्स लीस्ट हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखवा देता हूँ, बिकॉज वेजाइना से हटा लेना ये सब लिखवा देता हूँ ना, ठीक है। तो वो कहाँ गया ढक्कन, अरे ढक्कन इसके आगे लग गया था। अवे फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, एग्जैक्ट लिख लेते हैं ना, बिकॉज ये चैप्टर आपका पूरा एनसीईआरटी बेस है, इसमें ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना। जो एनसीईआरटी में दिया ना उसी को थोड़ा सा हाइक पढ़ लेना बस, इंसेमी
nation. Okay, this is about natural methods. Next comes the barrier method. इसको पहले नोट कर लो. ओ यार मेरे को भाई पीठ का ना कुछ करवा दो, कर दो कुछ, मेरी पीठ तोड़ दो हैं. ओह शिट. यस. नेक्स्ट कम्स द बैरियर मेथड. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जो है टूट ही ना जाए पीठ, मतलब टूट जाए तो भी क्या है, वीडियो बनानी है बैठ के बना लेंगे. चलिए, बैठे बैठे भी बन सकती है वैसे तो. नेक्स्ट कम्स बैरियर मेथड. नाम से पता चल रहा है बैरियर है. बैरियर यूज होगा, फीमेल भी यूज करेगी, मेल भी यूज कर सकते हैं. बाय बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों ही यूज करते हैं. ज्यादा फेमस जो है वो मेल्स के लिए है. कॉन्डम आपने सुना होगा ना. तो कॉन्डम्स फॉर मेल. अच्छा किस किस को अच्छा आप में से किसको पता ही होगा. आप तो क्या ही कर रहे होगे इसमें से, है ना. कॉन्डम्स जो हैं वो सिर्फ मेल के लिए नहीं होते, फीमेल के लिए भी होते हैं. एंड फीमेल के लिए सर्वाइकल कैप्स डायफ्राम्स ये सब भी होते हैं. अब इन सबके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्डम्स फॉर मेल. मेल जो कॉन्डम यूज करते हैं दे कवर द पेनिस. पेनिस को कवर कर लेंगे. दे कवर द पेनिस कॉमा विच ऑन इजैकुलेशन हो गया फिर भी ब्लॉक्स द स्पर्म टू मूव आउट ऑफ इट. अब एक कवरिंग है. ओके, एक कवरिंग हो गई कंडम, ठीक है ना. जैसे ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा थैली की जैसा होता है एक. ये मेल की पेनिस पे लग जाएगा, पेनिस को कवर कर लेगा. इंसेमिनेट हो गया, स्पर्म रिलीज हो गया तो वो यहीं रह जाएगा, ठीक है ना. इसको फाड़ के अगर निकला तो मतलब हाँ देखो ये भी टीयर भी हो सकता है, ठीक है, टीयर भी हो सकता है ड्यूरिंग क्वाइटस. तो इसके लिए ये भी इतना ज्यादा रिलायबल मेथड नहीं है. इट ब्लॉक्स द स्पर्म टू मूव आउट ऑफ इट एंड हेंस prevents प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट हुई, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई. एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को भी ये प्रिवेंट करेगा. बिकॉज देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कब होंगी, जब आपकी बॉडी का या कोई दो जो है उनकी बॉडी का कोई ना कोई फ्लूइड जो है वो मीट कर रहा है. जैसे आपकी बॉडी का कोई फ्लूइड मेरे अंदर चला गया, ब्लड जो है वो चला गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की का टाइम पे STIs हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना. तो कोई जब फ्लूइड एक्सचेंज होता है किसी दो बॉडीज में तब हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है. अब कॉन्डम जो है वो फीमेल के लिए भी होते हैं. दे आर inserted inside the vagina. वेजाइना के अंदर इनको इंसर्ट कर दिया जाएगा. कवर्स इट वेजाइना को कवर कर लेगा. ब्लॉक्स द स्पर्म एंट्री इन फीमेल बॉडी. इज इट विजिबल? लाइट हो गया ना अभी ये मार्कर. नो इट्स विजिबल प्रॉपरली, ठीक है. तो कॉन्डम जो है फीमेल के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको इंसर्ट कर लेगी फीमेल. अच्छा ये पहले तो बैरियर मेथड में दे आर यूजर फ्रेंडली, मतलब खुद भी इसको आप यूज कर सकते हो. ओके, नो नीड ऑफ डॉक्टर, यूजर फ्रेंडली है, मतलब एक इंडिविजुअल इसको खुद यूज कर सकता है, खुद इंसर्ट कर सकता है या खुद अप्लाई कर सकता है. देन है सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम्स. दे आर इंसर्टेड इन फीमेल and inserted in female in the cervical canal.
सर्वाइकल कैनाल में इंसर्ट होगा ये। प्रिवेंट्स इंसेमिनेशन, नहीं एक मिनट, प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी तो नहीं होगी बिकॉज अंदर ही नहीं जाएगा ना। देखो ब्लॉक कर लिया सर्वाइकल कैनाल, देखो ऐसा था, ये सर्वाइकल कैनाल आ गई, देखना ध्यान से, ये ऐसे है। अगर तो मान लो कॉन्डम यूज हो रहा है तो ये है आपके पास, देखो ये है क्या, सर्विक्स, दिस इज सर्वाइकल कैनाल सीसी, ठीक है ना, सर्वाइकल कैनाल एंड दिस इज वजाइना। अगर हम कॉन्डम यूज कर रहे हैं तो ये यहाँ पे अप्लाई होगा वजाइना में। अगर हम सर्वाइकल कैनाल डायफ्राम ये यूज करें तो ये सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल को और सर्विक्स को ब्लॉक करेगा। तो देखो ये यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज होगा, कॉन्डम। तो कॉन्डम तो अंदर जाने ही नहीं दे रहा ना, फ्लूइड को बॉडी के अंदर नहीं जाने दे रहा, पर यहाँ पे जो है स्पर्म जो है यहाँ तक तो जा सकता है ना, इसके आगे चाहे ब्लॉक हो जाए। तो चाहे ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहा है बट डू नॉट प्रिवेंट एसटीआईज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अभी भी हो सकती हैं बिकॉज फ्लूइड एक्सचेंज तो हो गया, फ्लूइड उसकी बॉडी के अंदर तो चला गया ना, चाहे वो वजाइना तक ही गया पर गया तो है ना। इट ब्लॉक द स्पर्म एंट्री इन द फीमेल बॉडी, यहां पे भी लिख लो, प्रिवेंट्स एसटीआईज एज वेल एज प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट करेगा एंड एसटीआई भी प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना। अब इन तीनों मेथड्स में से दो जो है एसटीआईज को प्रिवेंट कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे, ठीक है, बिकॉज दे आर ब्लॉकिंग दी सर्वाइकल कैनाल और ये वेजाइना को ब्लॉक कर रहा है। इसको नोट करो। नेक्स्ट मेथड पे आएंगे, दिस वाज ऑल अबाउट बैरियर मेथड। ओ माय गॉड, केमिकल मेथड पे आएंगे, ये भी छोटा सा ही है, केमिकल मेथड भी छोटा ही है, केमिकल मेथड भी छोटा सा ही है, नोट कर लो। ओ माय, राधा 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 राधा। नेक्स्ट कम्स, क्या ऐसा करेंगे ना, इसको दो पार्ट में कर लेंगे इस चैप्टर को, एक पार्ट ये वाला रख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे ना, दिस विल बी बेटर, और मैं उनको कंबाइन करके बना लूंगा एक वीडियो, ओके। नाउ कम्स केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है, यूज ऑफ स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म किलिंग, ठीक है, स्पर्मिसाइडल स्पर्म किलिंग क्रीम्स, जेल्स, पाउडर्स etc. Now best, most effective if used with barrier method। कॉन्डम में अप्लाई कर दिया मान लो, है ना, ये मान लिया मैंने कॉन्डम है, देखो ये क्या है कॉन्डम, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, ये लगा दी स्पर्मिसाइडल जेल या कोई क्रीम, फोम, है ना, फोम लिखा, फोम भी लिख लो। यहाँ पे मान लो स्पर्म रिलीज भी हो गया, इजैकुलेशन हो गया, इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन में फर्क है, इजैकुलेशन मतलब मेल की बॉडी से स्पर्म रिलीज होना, बट फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज होना उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इजैकुलेशन हो गया, स्पर्म रिलीज हो गया, मान लो यहाँ तक हो गया, ये पहुंच गए, किल हो जाएंगे। अब अगर टीयर भी हो जाए, ये अंदर भी चला जाए तो किल तो हो ही गए ना, फीमेल के अंदर चला भी गया, किल तो हो गए ना। दैट इज व्हाट वी कॉल एज केमिकल मेथड, और इसको हम बेस्ट इफेक्टिव कब कहेंगे, जब आप मान लीजिए कोई ना कोई बैरियर मेथड के साथ इसको यूज कर रहे हैं। आफ्टर केमिकल मेथड देयर इज आईयूडीज या इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कह लो, ओके, और यू कैन से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी पढ़ सकते हैं हम,
और एक और भी बचा हुआ है वैसे तो। ओह माय गॉड, इंजेक्टेबल्स भी बचे हुए हैं, तो आप इन प्लांट्स इंजेक्टेबल्स भी बचे हैं ना अभी। तो पहले हम कौन सा करें फिर, या ऐसा करते हैं इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। ये वन शॉट का मैं पार्ट वन करके डाल दूंगा यार, ठीक है। सोचा मैंने यही था कि मैं पार्ट में डालूंगा, सॉरी वन शॉट बनाऊंगा। जहाँ तक हमने पढ़ ली वहां तक एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं। देखो हम एनसीईआरटी के ही उस पर चल रहे हैं जैसे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ठीक है। कहा है इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। फिजिकल मीटिंग जो है उसको हम प्रिवेंट करेंगे बैरियर मेथड में। जैसे बोथ मेल एंड फीमेल condoms आर बैरियर्स फॉर मेड अप ऑफ थिन रबर latex sheath that are used to cover the penis in male and vagina and cervix in female just before coitus, so that the ejaculated semen could not enter the female body, female reproductive tract. Prevent contraception. निरोध, अच्छा ये लिखना रह गया। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम फॉर मेल। यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट। इसका बेनिफिट है कि एसटीआई और एड्स दोनों को प्रिवेंट करेगा। बोथ मेल एंड फीमेल आर डिस्पोजेबल, सेल्फ इंसर्टेड, privacy to the user. Diaphragm, cervical caps, vaults are again made up of rubber inserted into female reproductive tract to cover the cervix during coitus. देखो ये cervix को वो करे हैं, ठीक है। They prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix. They are reusable, अच्छा ये reusable भी हैं। Spermicidal creams, jellies are and foams are used along these barrier to increase their contraceptive efficiency. तो जो हमने नई चीजें देखी यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे लिखी नहीं है पर यहाँ पे तो देखी ना एनसीईआरटी में, वो लिख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि रियूजेबल है, ठीक है। सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, डायफ्राम्स आर रियूजेबल। नोट डाल के लिख लो ये सारी चीजें, एक नोट की टर्म में, नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो आज हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे ना जिस दिन ये रिकॉर्ड हो रही है, संडे है यार। नोट, वॉल्ट्स, diaphragms and cervical caps are reusable, whereas if we, कहाँ गया ये रहा, if we talk about condoms, condoms are नॉन रीयूजेबल। कॉन्डम्स जो है वो नॉन रीयूजेबल है। और क्या क्या देखा हमने यहाँ पे, देखो कवर द पेनिस, सर्विक्स, निरोध, निरोध देखा ना। मेरा आपसे अनुरोध है अपनी हरकतें सुधारे जो कमेंट में आप लिखते हैं, तो थोड़ा ठीक कर लो यार, बुरा तो लगता ही है ऑफ कोर्स। निरोध ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल। ओके मैं देखूं जरा कितना टाइम हुआ, उस अकॉर्डिंग देखते हैं। नहीं तो इस लेक्चर को 1.5 घंटे का कर लेंगे। चलो थोड़े 15 का मिनट और देख लेते हैं, करना है कुछ तो। आईयूडीज कर लेते हैं, आईयूडीज हम कर सकते हैं। देखो यार चैप्टर भी आधा ही बचा हुआ है, आधा चैप्टर मतलब आपका लगभग कंप्लीट है। ओके तो यहीं तक रखते हैं चैप्टर को, ठीक है। डीपीपीज आपको इस चैप्टर की 3 मिल जाएंगी, 2 या 3 डीपीपीज मिल जाएंगी। ओके इस लेक्चर को हम यहीं तक रख रहे हैं। वेयर इज द डस्टर नाउ, ये तो निकल गया, ये रहा देखो किट के नीचे पड़ा हुआ। ओके सो होमवर्क में एक ही डीपीपी रखते हैं ना। सॉल्व सब्जेक्ट डीपीपी, पिछली बार कितनी थी, 18 हो गई थी ना, 19। सब्जेक्ट डीपीपी 19 एंड चैप्टर डीपीपी 1। यार क्या है, कौन कुछ चलता है? अभी तो जो चल रहे थे वो कहाँ गए? नीचे भी नहीं गिरे, फिर किसके नीचे है एक तो, पता नहीं चलता कि नहीं चलता है। चैप्टर डीपीपी 1, सब्जेक्ट डीपीपी 19। इसमें होंगे लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 या 30, 25 क्वेश्चन होंगे, तो ज्यादा क्वेश्चन होंगे एज कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चन, बाकी डीपीपी। ओके तो लेट्स अच्छा अब मान लीजिए आफ्टर दिस होल चैप्टर
हम कंप्लीट कर रहे हैं लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है। लेक्चर 2 भी आएगा, ठीक है ना। लेक्चर 2 इसके अगला लेक्चर 2 ही आएगा। एंड आफ्टर दिस चैप्टर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। उसको भी हम ऐसे 3 या 2-3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। ओके ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये मेरी आउटरो नहीं है, मैं पता नहीं क्यों हर बार ये बोल देता हूँ। ओके चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।